Hello, guys, and welcome back to Prep House. My name is Pravesh, and I am the curator of this series, Superset Sociology. हम बात कर रहे थे social changes in medieval Europe, and we have already talked about किस तरह डार्क एजेस थी, फिर रेनेसा आया, रेनेसा के बाद डेवलपमेंट होता है साइंटिफिक टेम्परामेंट का, साइंटिफिक रिवॉल्यूशन आता है, और उसके से जो हिम्मत मिलती है साइंटिफिक रिवॉल्यूशन के बाद कि हम किसी और तरीके से सोच सकते हैं चीज़ों को, तो इनलाइटमेंट आता है यूरोप में। अब ये इनलाइटमेंट जो है आइडिया अकेले नहीं आता, चेंज कुछ रिजिड स्ट्रक्चर्स के साथ भी आता है। जो लोग बदलाव नहीं चाहते हैं तो हम काउंटर इनलाइटमेंट भी देखते हैं। अब हम जो बात देखेंगे यहाँ पे वो रहेगी हमारे फ्रेंच रिवॉल्यूशन की बात। यहाँ तक का जो आइडिया है, अगर हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन की सीरियस बात करें तो यहाँ तक का जो आइडिया आया रेनेसा एंड इनलाइटनमेंट का, उसके जो इफेक्ट्स थे सोसाइटी पे, तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन वहाँ से बर्थ लेना चालू होता है, वहाँ से उसका इमर्जेंस हमें देखने को मिलता है फ्रेंच रिवॉल्यूशन का। फ्रेंच रिवॉल्यूशन का मेन फंडा ये था कि जो मोनार्की है वो इतनी करप्ट है, जो नोबल क्लास है वो इतनी करप्ट है, और वो इतना चूस रही है हमें कि हम त्रस्त हो गए हैं। हमें अब नहीं रहना, एग्जिस्ट ही नहीं करना, या तो फिर हमें बदलाव चाहिए या मौत चाहिए, इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। मैरी एंटोनेट थी जो कि लुई द 16th की वाइफ थी, जो राजा थे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पे फ्रांस के। उनका कहना था गरीबों से कि अगर तुम्हारे पास ब्रेड खाने का पैसा नहीं है तो केक खाओ। यानी इतने डिलूजनल थे वो लोग कि उन्हें ये नहीं पता था कि भाई गरीब आदमी जो ब्रेड नहीं खा सकता वो केक कैसे खाएगा बना के। बहुत फेमस लाइन है, और ये तकलीफ थी फ्रेंच सोसाइटी की उस समय पे। और इसके बैकड्रॉप में होता है फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जहाँ पे लोग उठा के पटक देते हैं मोनार्की को, पूरी तरह से खत्म हो जाती है मोनार्की वहाँ पे, और एक कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट आती है। उसी के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ऑलराइट गाइज, before that I would like to ask you to subscribe to this channel, like और leave a comment। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें। हम जो है बड़ी स्पीड से कर रहे हैं, आप देख ही रहे हैं, और कुछ भी इतना टफ नहीं है। मैं हर चीज़ को बहुत अच्छे से ब्रेक डाउन करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको ये चीज़ पसंद आ रही है तो प्लीज़ मुझे ये बताइए, ठीक है? सो लेट्स जस्ट स्टार्ट दिस। हमारा यहाँ तक तो हो गया है, ठीक है? फ्रेंच रिवॉल्यूशन की हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी। लेक्चर नंबर आपका रहेगा L1125। ओके, तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 was a political and social revolution that overthrew the ancient regime या old regime of that region, abolished feudal privileges and established the ideals of liberty, equality and fraternity, fundamentally transforming European society। फंडामेंटल चेंज था। पहली बार इतना बड़ा और ड्रास्टिक चेंज हमें देखने को मिलता है जब फ्यूडलिज्म को रिप्लेस कर दिया गया एक नए सिस्टम के द्वारा। डेमोक्रेसी का इमर्जेंस होता है, आइडियाज नए इमर्ज होता है, आज़ादी, बराबरी और भाईचारा। आज़ादी, हर दुख से आज़ादी, दुखों से कहने कैसे कि भैया मुझे मेरे मेरिट के दम पे मुझे नौकरी चाहिए, मुझे अधिकार चाहिए कि मैं कुछ चर्च के बाहर कुछ सोचना है, मैं सिर्फ धर्म के बारे में नहीं सोच सकता, मैं कुछ और भी सोचना चाहता हूँ, और मुझे वो बोलने की आज़ादी चाहिए, ये लिबर्टी होनी चाहिए मेरे पास बोलने की। इक्वालिटी, मैं अगर गलत कर रहा हूँ और राजा गलत कर रहा है तो हम दोनों को सेम तरीके की सजा मिलनी चाहिए। सेपरेशन होना चाहिए पावर में। अगर राजा अपना एग्जीक्यूटिव फंक्शन प्रोवाइड कर रहा है तो वो ही जज नहीं करेगा कि वो सही कर रहा है या गलत कर रहा है। खुद के केस में वो खुद वो नहीं बन सकता, जज नहीं बन सकता। यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर आता है। तीसरा, फ्रेटर्निटी की बात होती है, भाईचारे की। हम सब के पास बराबर अधिकार होने चाहिए, ना मैं इसका राइट्स का हनन करूंगा, ना ये मेरे राइट्स का हनन कर सकता है, इसके लिए मुझे प्रोटेक्शन चाहिए। ये आइडियाज इमर्ज होते हैं, तो ये हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। इट वॉज कैरेक्टराइज बाय एबॉलिशन ऑफ फ्यूडलिज्म, एंड ऑफ एब्सोल्यूट मोनार्की। फ्यूडलिज्म यानी जो आपका लैंड बेस्ड इकोनॉमिक सिस्टम था वो खत्म हो जाता है यहाँ पे। एब्सोल्यूट मोनार्की जो है, मैंने बताया लुई 15 का जो सिस्टम जो उनका खत्म हो गया था राजपाट, वो हो जाता है। राइज ऑफ डेमोक्रेसी एंड पॉपुलर सोवरेनिटी, संविधान लिखा जाता है नया, ठीक है? और संविधान लिखने के बाद जो है उसमें बहुत सारे संशोधन भी होने के प्रावधान रहते हैं। उसमें अधिकारों का पार्ट रहता है कि भैया ये इन लोगों को ये अधिकार मिलेंगे, जनता को, आम जनता को। इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये भी इंट्रोड्यूस होता है यहाँ पे।
ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म, लव टुवर्ड्स द सिंबल्स दैट रिप्रेजेंट्स योर पर्टिकुलर कंट्री और स्टेट। सिंबल्स, भारत का झंडा, भारत का अपन राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, इनके प्रति प्रति हमारा जो वो है प्यार है, वो नेशनलिज्म है। हमें इनसे इसलिए प्यार है बिकॉज वी थिंक ऑफ दिस प्लेस एज अ नेशन एंड वी रिस्पेक्ट इट। ठीक है। असर्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड सिटीजनशिप, सिटीजनशिप का अधिकार, इस पर्टिकुलर राज्य में रहने के पर्टिकुलर जितने लोग हैं उनको ये कुछ कुछ अधिकार मिलते हैं जो कि यहाँ से बाहर रहने वाले लोगों के पास नहीं होने चाहिए। ये अधिकार सिर्फ इन्हीं के पास है। ये अपना राजा चुन सकते हैं, अपना जो नेता है वो चुन सकते हैं, इनको बोलने का अधिकार होना चाहिए टॉपिक्स पे, इनको बराबरी का अधिकार होना चाहिए, नौकरी लेनी है अगर तो ये अधिकार मिले इनको। एंड ऑफ हेरिडिटरी प्रिविलेजेस एंड बर्थ ऑफ मॉडर्न सिटीजनशिप। हेरिडिटरी प्रिविलेजेस मतलब अगर कोई नोबल है जिसके पास बहुत सारी जमीन है, उसके बेटे को ही वो जमीन मिलेगी, ये बात नहीं रही। राजा किसी को कुछ ग्रांट नहीं कर सकता, ये बात खत्म खत्म हो गई। हेरिडिटरी प्रिविलेजेस खत्म हो गए। प्राइवेट प्रॉपर्टी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। अगर जमीन है आपकी पर्सनल खुद की नाम पे जमीन है तो आपको मिल जाएगी, लेकिन अगर आपको ग्रांट करी गई है स्टेट से, वो आपसे हट जाएगी, छीन जाएगी, वो प्रिविलेज नहीं मिलेगा आपको उसका। French Revolution questioned hereditary privileges and established the principle that political authority should be driven from the people rather than kings. So, पॉपुलर सोवरेनिटी का आइडिया आता है यहाँ से कि भैया सबसे ज्यादा जो ताकत है किसी भी राज्य में, गणतंत्र में, स्पेसिफिक रिपब्लिक की अगर बात करें आप, यहाँ पे चुना जाता है आपका जो हेड ऑफ गवर्नमेंट या हेड ऑफ स्टेट है, तो वहां पे जो अधिकार है, पावर है, वो जनता के हाथ में, पॉपुलर सोवरेनिटी कहते हैं हमेशा। सबसे बड़ा सोवरेन जो है वो आपका जनता है, तो उनको उनकी तरफ जो है शिफ्ट हो गई पावर। इट रीशेप द पॉलिटिकल ऑर्डर ऑफ यूरोप एंड इंस्पायर्ड डेमोक्रेटिक मूवमेंट्स अक्रॉस द वर्ल्ड। यहाँ से डेमोक्रेसी का जो मॉडर्न आइडिया है वो इमर्ज होता है कि स्टेट को किस तरह एक्ट करना चाहिए, यहाँ से आता है। एग्जाम्पल्स हिस्टोरिकल में हम देखें, स्टॉर्मिंग ऑफ बेस्टिल। बेस्टिल में भैया यहाँ पे जो है आपका जहाँ पे मीटिंग होने वाली थी, बेस्टिल वाज अ प्लेस वेयर द मीटिंग वाज टू बी हेल्ड बिटवीन द फर्स्ट एंड द थर्ड लेयर ऑफ द सोसाइटी, पर वो नहीं हो पाई। तो इन लोगों को इतना गुस्सा आया, जो सर्व्स वगैरह थे आपके, जो पेजेंट्स थे, कि उन लोगों ने चढ़ाई कर दी बेस्टिल के ऊपर। डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन्स, फंडामेंटल राइट्स दिए गए कुछ लोगों को, उनको ये आश्वासन मिला कि कोई और आपसे ये आपके जो मौलिक अधिकार है ये नहीं छीन सकता, और कोई छीनता है तो आपके पास उसका काउंटर करने के लिए भी कुछ अधिकार है। एबॉलिशन ऑफ फ्यूडल प्रिविलेजेस, सबको जो है यानी ये आज़ादी मिल गई कि ठीक है तुम्हें काम नहीं करना है अगर लैंड पे तो तुम कुछ और करो। ज़रूरी नहीं है कि अगर तुमने इस घर में जन्म लिया है तो तुमको यही काम करना है वगैरह वगैरह, ये सारे राइट्स भी मिले। इंडियन कंटेक्स्ट में अगर हम देखें तो इन्फ्लुएंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू द आइडियाल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। सेम बात है, उस टाइम भी वो अधिकार दिए गए, इस टाइम हमको इंडिया में जब इंडिया आज़ाद हुआ तो हमें भी ये अधिकार दिए गए। ये आइडिया यहीं से इवॉल्व होकर आता है आपके फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स अडॉप्टेड आफ्टर इंडिपेंडेंस, इंडिया में हमें ये भी देखने को मिलता है। कंटेम्प्रेरी एक्सपांशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी, लोगों को ये अधिकार होगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी का बेसिकली मतलब होता है अ गवर्नमेंट दैट इज लिमिटेड बाय अ लॉ। संविधान जो है वो लगाम लगाता है एक बेकाबू घोड़े के ऊपर। संविधान वो लगाम जो है उसको बोलते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी। एक कागज के ऊपर लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट को इस तरह से एक्ट करना है, यही इसकी सीमा है। गवर्नमेंट हर जगह एक आदमी के बेडरूम में नहीं घुस सकती, गवर्नमेंट उसका ये अधिकार नहीं है। उसका जो अधिकार है गवर्न करने का और सर्विसेज देने का है, गवर्नमेंट का अधिकार बस ये है। ह्यूमन राइट्स मूवमेंट, ये देखने को मिलते हैं हमें आज के समय पे, वो भी इसी का हिस्सा है कि भैया समझ में आ गया कि हमें सबको साथ रहना है, हम एक कम्युनिटी है। जैसे एलजीबीटी मूवमेंट्स वगैरह देखे हमने, दे थिंक ऑफ देमसेल्व्स एज अ कम्युनिटी, एंड उसके बाद वो प्राइड मार्च वगैरह कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे की मदद करते हैं। ठीक है। फिर वो बहुत सारी चीज़ों में आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। वुमेन्स ग्रुप होता है, स्टूडेंट्स यूनियन होता है, ये सब भी हमें यहीं से देखने को मिलता है। दे टेक केयर ऑफ देयर पर्टिकुलर ग्रुप। तो ह्यूमन राइट्स में भी हमें ये देखने को मिला। ह्यूमन राइट्स मूवमेंट जब शुरू हुआ तो इंसान को यह अधिकार मिला कि भाई उसके कुछ जन्म सिद्ध अधिकार है, नेशनल राइट्स है, उसका कोई हनन नहीं कर सकता। बीइंग ए ह्यूमन ही हैज सम पर्टिकुलर राइट्स, और उसे कोई भी डिनाई नहीं कर सकता वो राइट्स। तो ये ह्यूमन राइट्स मूवमेंट है। डेमोक्रेटिक वैल्यूज अक्रॉस द वर्ल्ड, प्रिंटिंग प्रेस का इजाद तो हो ही चुका था, तो उसकी वजह से ये आइडियाज है वो स्प्रेड होने लगे, पहले यूरोप में फिर पूरी दुनिया में, कि इस तरीके से मांगे बढ़ रही है यूरोप में, फ्रांस में स्पेसिफिकली। तो ये हमें देखने को मिलता है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये स्टॉर्मिंग ऑफ बेस्टिल है।
किस तरीके से पत्थर पूरा सब तोड़ दिया गया है, कुछ चीज़ें लूट ली गई हैं और लोग झंडे लहरा रहे हैं, फ्रांस के झंडे हैं, ठीक है। ये लोग भी जो आपके गार्ड्स वगैरह हैं, ये लोग भी अब समर्थन में आ चुके हैं, हाँ जो तुम कर रहे हो सही कर रहे हो, हम तुम्हारे साथ हैं वाली बातें चल रही है यहाँ पे। सोशियोलॉजिकल रिलेवेंस क्या है फ्रेंच रिवॉल्यूशन का? फ्रेंच रिवॉल्यूशन ट्रांसफॉर्म द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी बाय रिप्लेसिंग हेरिडिटरी प्रिविलेज विद सिटीजनशिप, इक्वालिटी एंड डेमोक्रेसी। ये चीजें मिल जाती है, हेरिडिटरी प्रिविलेज जो है वो बहुत हद तक लिमिट हो जाता है। It demonstrated the society could be consciously transformed, encouraging sociologists to study and the causes and consequences of the social change. Consciously transformed, सोच समझकर ही बदलाव लाया जा सकता है समाज में। अनदेखा बदलाव जिसे आपने कभी समझा नहीं, जो आप चाहते नहीं, जो किसी और के द्वारा आइडिया लाया गया है, जब तक आप उसे एक पर्टिकुलर रूप नहीं दे देते, आप उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो कॉन्शियसली ट्रांसफॉर्म किया गया समाज को धीरे धीरे, वन स्टेप एट अ टाइम। रिवॉल्यूशन अचानक से आया, लेकिन डेवलपमेंट धीरे धीरे होता है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन चेंज्ड हु शुड रूल द सोसाइटी। ये आइडियाज इमर्ज होते हैं लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी का। और हु शुड रूल, तो एक सोवरेन आपका पॉपुलेशन होगी, सोवरेन पॉपुलेशन, जो कि उसके पास ये अधिकार होगा जो अपना नेता खुद चुन सके। मेजर थिंकर्स ऑफ पर्सनालिटीज क्या बोलते हैं इस समय की? तो तीन तो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। मॉन्टेस्क पढ़ लिया हमने, रोसू पढ़ लिया, वोल्टर पढ़ लिया। तीनों सेम है, जो ऊपर लिखी है एग्जैक्ट वही है। पर क्योंकि लिखना जरूरी है कि आपको 5 थिंकर पता होना चाहिए कि अगर एनलाइटनमेंट में भी आता है और आपका फ्रेंच रिवॉल्यूशन में भी आता है, तो आपको पता होना चाहिए कहाँ पे क्या लिखना है। दोनों में सेम चीज़ है। यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर की बात हो रही है आपकी, ठीक है, मॉन्टेस्क में। फिर रिवॉल्यूशनरी आइडिया है सोवरेनिटी बिलोंग्स टू पीपल, ये वाली बात हो चुकी है हमारी रोसू की। वोल्टर की हमारी बात हो चुकी है फ्रीडम ऑफ स्पीच की, ठीक है, रीजन की, सिविल लिबर्टीज जो है, सिविल राइट्स है आपके, उनकी बात हो रही है यहाँ पे। अब इनको दो देख लेते हैं हम, दो और। ये एलेक्सिस डी टॉकवेल, इनकी किताब है द ओल्ड रिजिम ऑफ एंड द रिवॉल्यूशन, एनालाइज द कॉज एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। कॉज एंड कॉन्सिक्वेंसेज जो है वो एनालाइज करते हैं एलेक्सिस डी टॉकवेल ने। और क्या कहते हैं? एक्सप्लेन हाउ द रिवॉल्यूशन ट्रांसफॉर्म स्टेट एंड सोसाइटी, इन व्हाट वेज। इसके बाद आते हैं आपके ऑगस्ट कॉम्ट। इनकी किताब आपको पता ही है, कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलोसफी, ये हम अभी बात कर चुके हैं, कई बार नाम आ चुका है इनका। Argued that disorder created by the revolution required a scientific study of society to restore social order. सोशल ऑर्डर को वापस मेंटेन करने के लिए साइंटिफिकली हमें ये समझना पड़ेगा कि ये सारी इश्यूज जो आए हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम, इनका कारण क्या था। ये बोलते हैं ऑगस्ट कॉम्ट। फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड द इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी। ऑलराइट गाइस, विद दिस द आइडिया ऑफ दैट आई वांटेड टू गिव यू फ्रेंच रिवॉल्यूशन इज डन। आप समझ सकते हैं। अगर आप और जानना चाहते हैं तो बहुत सी जगह वर्ल्ड हिस्ट्री वगैरह में भी पढ़ने को मिलेगा आपको फ्रेंच रिवॉल्यूशन, वहां पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे हमें बस इतना ही जानना था। मेन जो हमें बात जाननी थी वो ये थी, थिंकर्स वाली। ये मेन बात रहती है जो सोशियोलॉजी में हमें पता रहनी चाहिए। बाकी अगर आपको कंटेक्स्ट भी पता है तो भी इट्स वेल एंड गुड। कोई भी आपसे थ्योरी नहीं पूछेगा, सब आपसे कुछ ना कुछ एप्लीकेशन या कुछ ना कुछ सिस्टम पूछेंगे उसका, तो आपको ये पता होना चाहिए बस, ठीक है। विद दैट I would ask you to subscribe, and this lecture is over. We will start the next lecture, that is our commercial revolution. And उसके पहले बस मैं ये चाहता हूँ कि आपके पास आपके नोट्स हो, तो आप प्लीज़ डाउनलोड कर लीजिएगा। विद दैट आई वॉन्ट यू टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, या फिर शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली जो कि सोशलॉजी और समाज को समझने में इंटरेस्टेड हो, क्योंकि समाज हमें हर जगह काम आता है। हमको फिजिक्स काम नहीं आती जब हम सड़क पर निकलते हैं, हमें समाज काम आता है, उसके सिस्टम, नॉर्म्स, वैल्यूज, बिहेवियर, उसके पावर डायनामिक्स, ये सब समझ में आता है। तो इसलिए ये बातें भी जानना ज़रूरी है सोशियोलॉजी में। तो हम वो सारी बातें धीरे 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 डिस्कस करेंगे सारी, बट प्लीज़ उसके लिए आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा। हमें ये जो है कदम साथ उठाने हैं। प्लीज़ बी देयर, मदद कीजिए, आपकी भी मदद होगी। बस अब हम जो नेक्स्ट लेक्चर हम जल्दी ही शुरू करेंगे। टिल देन टेक केयर, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट। बाय।